तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज की लेटेस्ट मूवी फैंटास्टिक फोर के बारे में। इस मूवी का पूरा नाम द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स है, जो कि इंडिया में रिलीज हुई है कल के दिन यानी कि 25 जुलाई को। और अगर बात करें इस मूवी की स्पेशलिटी की, तो ये फैंटास्टिक फोर मूवी डायरेक्टली कनेक्टेड है अगले साल आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे से। बात करें तो वो सीन भी एक बहुत ही बड़े सरप्राइज से भरा हुआ है। सो इसीलिए आपसे कुछ भी मिस ना हो उसके लिए आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर ही मैं फैंटास्टिक फोर मूवी की पूरी स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप सब भी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो दोस्तों, इसी बात पे जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर फैंटास्टिक फोर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप भी इस मूवी की स्टोरी के लिए एक्साइटेड हैं। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फैंटास्टिक फोर मूवी की स्टार्टिंग होती है मार्वल मल्टीवर्स की एक दूसरी दुनिया से, जिसका नाम है अर्थ 828। और ये जो अर्थ 828 है, इस पर ना तो एवेंजर्स है, ना ही एक्समैन और ना ही इनह्यूमंस। अगर इस दुनिया में कोई है तो वह है फैंटास्टिक फोर, यानी कि फैंटास्टिक फोर की टीम इस पूरी दुनिया की अकेली सुपर हीरो टीम है। इसके साथ ही इस दुनिया का जो टाइमलाइन है वो साल 1960s के टाइम का है। अब मूवी के स्टार्ट होते ही हम अर्थ 828 के अंदर फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग को देखते हैं, जिसका नाम है बैक्स्टर बिल्डिंग, और ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में है। और बैक्स्टर बिल्डिंग नाम की एक सिंगल बिल्डिंग फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स का घर भी है, उनका बेस भी है, और तो और यही बिल्डिंग रीड रिचर्ड्स की लेबोरेटरी भी है। अब इसी बिल्डिंग के अंदर हम सबसे पहले फैंटास्टिक फोर टीम से रीड रिचर्ड्स एंड उसकी वाइफ सू स्टॉर्म को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि रीड रिचर्ड्स इस टाइम पर काफी नर्वस होता है, और वो इसीलिए क्योंकि उसकी वाइफ यानी कि सू स्टॉर्म इस टाइम पर अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट कर रही होती है। लेकिन फिर अगले पल सू स्टॉर्म सीधा रीड के पास आती है एंड वो उसे बताती है कि उसकी प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब ये बात जानकर रीड रिचर्ड्स काफी खुश होता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म इस बात को जानकर इतने ज्यादा खुश भी इसीलिए क्योंकि उन दोनों के मैरिज को काफी साल हो चुके थे, लेकिन आज तक उनका कोई भी बेबी नहीं हुआ था। बट आज इतने सालों बाद बेबी की खबर सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा एक शो को देखते हैं, एक ऐसा शो जो कि रखा गया था फैंटास्टिक फोर के ऊपर, और इसीलिए यहाँ पर फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को इनवाइट किया गया था, इसीलिए टीम के चारों मेंबर्स इस शो में आते हैं। अब बेसिकली शो के अंदर फैंटास्टिक फोर के चारों मेंबर्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है, और इसी दौरान टीम के इन चारों मेंबर्स के बारे में काफी सारी बातें बताई जाती है, और फिर इसीलिए यहीं पर बताई गई बातों के जरिए हमें फैंटास्टिक फोर की स्टोरी पता लगती है। हम ये जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को उनकी पावर्स मिले 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत हुई थी आज से 4 साल पहले एक स्पेस मिशन पर जाने से। हम ये जानते हैं कि रीड रिचर्ड्स, उनकी वाइफ सू स्टॉर्म का भाई जॉनी स्टॉर्म और इन तीनों का फ्रेंड बेन ग्रिम, ये चारों के चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं। और इन चारों एस्ट्रोनॉट्स में से भी जो रीड रिचर्ड्स हैं, वो इसीलिए अर्थ पर वापस आने के बाद वो चारों के चारों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और इन पावर्स को दुनिया के भलाई के काम में लगाते हैं। साथ ही साथ वो चारों नए सुपर हीरो नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि रीड रिचर्ड्स का नाम पड़ता है मिस्टर फैंटास्टिक, सू स्टॉर्म का नाम पड़ता है इनविजिबल वुमेन, जॉनी स्टॉर्म का नाम पड़ता है ह्यूमन टॉर्च, और आखिर में बेन ग्रिम का नाम पड़ता है द थिंग। और ये चारों मिलकर अपनी टीम फॉर्म करते हैं, जिस टीम का नाम वो रखते हैं फैंटास्टिक फोर। और फिर उस दिन से लेकर आज तक फैंटास्टिक फोर की टीम ने पूरी दुनिया की हिफाजत की है और दुनिया पर आने वाले सारे बड़े छोटे खतरों से दुनिया को बचाया है। अब इसी कहानी के अंदर हम फैंटास्टिक फोर के कई सारे कारनामे भी सुनते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम मोलमैन के बारे में जानते हैं, जो मोलमैन मार्वल कॉमिक्स के अंदर फैंटास्टिक फोर का पहला विलन होता है। और मूवी के अंदर भी हमें पता लगता है कि मोलमैन के अटैक के बाद फैंटास्टिक फोर की टीम ने उसे भी डिफीट किया था, और उसके बाद जब रेड घोस्ट ने अपने सुपर एप्स के साथ मिलकर दुनिया पर हमला किया, तब उस टाइम पर भी फैंटास्टिक फोर टीम ने उन्हें भी डिफीट कर दिया। एंड दोस्तों, ये रेड घोस्ट और उसके सुपर एप्स भी मार्वल कॉमिक्स के विलन्स हैं। इन्हीं सब के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि रीड रिचर्ड्स बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और इसीलिए इस दुनिया के रीड ने मल्टीवर्स को डिस्कवर कर रखा है। वो अपने यूनिवर्स के अलावा डिफरेंट यूनिवर्सेस के बारे में जानता है, और तो और इस रीड रिचर्ड्स को पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में भी पता है। इनके अलावा फैंटास्टिक फोर टीम का पूरी दुनिया पर इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन के काउंसिल्स में भी बुलाया जाता है, और वहाँ पर उनकी कही गई बात को पूरी दुनिया सुनती है। हालांकि दोस्तों, जब हम सारी कंट्रीज की मीटिंग को देखते हैं, तब वहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि वहाँ पर लैटवेरिया का भी नाम होता है। और जो भी लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि लैटवेरिया बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम की कंट्री है, यानी कि वही कंट्री जिस पर रोल करता है डॉक्टर डूम। और इसीलिए यहाँ पर लैटवेरिया का नाम देखकर ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस दुनिया के अंदर यानी कि अर्थ 828 के अंदर लैटवेरिया कंट्री भी है, और उस कंट्री पर रूल करने वाला डॉक्टर डूम भी है। लेकिन अब इन सारी चीजों के बाद स्टोरी एंड होती है, और स्टोरी के एंड होने के साथ ये शो भी खत्म होता है, जिसके बाद शो खत्म होते ही फैंटास्टिक फोर की टीम वापस अपने घर आ जाती है। घर वापस आने के बाद ये चारों के चारों डिनर करने के लिए बैठते हैं। लेकिन फिर इसी टाइम पर रीड और सू स्टॉर्म, जॉनी और बेन को ये बताते हैं कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी कि बहुत ही कम टाइम के अंदर अब इस दुनिया में उनका बेबी आने वाला है। और अब इसीलिए इस बात को सुनकर जॉनी और बेन भी बहुत खुश होते हैं, एंड वो चारों मिलकर इस रात को सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे सीधा रीड रिचर्ड्स को देखते हैं, और यहाँ हमें पता लगता है कि इस दुनिया का रीड भी टेलीपोर्टेशन पर काम कर रहा है, और उसने लगभग टेलीपोर्टेशन को अचीव कर ही लिया है। अब यहाँ रीड की हेल्प के लिए जॉनी भी आता है, जिसके बाद रीड जल्दी से अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करता है,
जहाँ पर वो एक अंडे को टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है और इस टाइम पर रीड का टेलीपोर्टेशन सक्सेसफुल होता है और वो एक अंडे को टेलीपोर्ट करके सीधा 6 फुट दूर भेज देता है। लेकिन ऐसा होने के ठीक बाद ही पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, जिसके बाद रीड रिचर्ड्स को ये समझ आ जाता है कि वो अपना टेलीपोर्टेशन पूरा कर तो सकता है, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक छोटे से अंडे को टेलीपोर्ट करने में एक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई और इसीलिए अगर एक पूरे इंसान को टेलीपोर्ट करना हुआ तो फिर इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा मात्रा में लगेगी। लेकिन अब दोस्तों इन सब के बाद काफी टाइम बीत जाता है, दुनिया में हर तरफ शांति होती है और फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स भी अपनी लाइफ काफी अच्छे से जीते हैं। साथ ही साथ सू स्टॉर्म की प्रेगनेंसी में भी उसकी डिलीवरी का टाइम काफी करीब आ जाता है और इसीलिए फैमिली मेंबर इस बात को लेकर खुश होते हैं कि अब कुछ ही दिनों में सू स्टॉर्म की डिलीवरी होने वाली है। लेकिन दोस्तों जब सब कुछ ठीक होता है तभी एक रात को अचानक से आसमान की तरफ से दुनिया में एक चीज तेजी से आने लगती है और इसीलिए जमीन पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब उस चीज को देखने लगते हैं। और रही बात फैंटास्टिक्स का फर्स्ट लुक देखते हैं और इससे हमें पता लगता है कि गैलेक्टस कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर से मिलता है एंड वो सबको अपने बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि आज से अरबों साल पहले वो भी उनकी तरह ही था, लेकिन फिर अचानक से उसके साथ भी एक हादसा हुआ जिसके बाद शुरुआत हुई उसकी कभी न मिटने वाली भूख और अब इसीलिए इस भूख को शांत करने के लिए उसे प्लैनेट्स को निकलना पड़ता है। लेकिन तब भी उसकी भूख हमेशा के लिए कभी शांत नहीं होती है। लेकिन फिर इसके बाद गैलेक्टस टीम के मेंबर से पूछता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। जो बात सुनकर रीड रिचर्ड्स गैलेक्टस से कहता है कि आने वाले कुछ टाइम में गैलेक्टस उनके प्लेनेट को निगलने वाला है और इसीलिए वो लोग यहाँ पर अपने प्लेनेट को बचाने आए हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर गैलेक्टस उससे कहता है कि तुम चाह कर भी अपने प्लेनेट को मुझसे नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर अपने प्लेनेट को बचाने की पावर्स नहीं है। लेकिन हाँ, ये पावर्स तुम्हारे बच्चे में है, वो बच्चा जो तुम्हारी वाइफ के पेट में पल रहा है। असल में वो बच्चा तुम सबसे अलग है, वो बच्चा पावरफुल है, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन इसके साथ ही वो भूखा भी है, बिल्कुल मेरी तरह। और इसीलिए तुम्हारे बच्चे के अंदर वो काबिलियत है कि वो मेरा वारिस बन सकता है, वो बैठ सकता है मेरे तख्त पर। और साथ ही साथ तुम्हारे बच्चे में वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों का इस्तेमाल करके वो मेरी इस भूख को हमेशा के लिए शांत कर सकता है और मुझे छुटकारा दिला सकता है इस कभी ना शांत होने वाली भूख से। और फिर इन सब के बाद गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर से कहता है कि मैं तुम चारों से एक सौदा करना चाहता हूँ। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे प्लेनेट को ना खाऊं, तो मैं तुम्हारे प्लेनेट को नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ, उसके बदले में तुम्हें अपना बच्चा मुझे देना होगा। ये बात सुनकर फैंटास्टिक फोर टीम के चारों मेंबर शॉक रह जाते हैं और उन चारों को ये बात तो समझ ही नहीं आती कि आखिरकार उनके बच्चे में ऐसा खास क्या है और आखिरकार क्यों गैलेक्टस उनके बच्चे के बदले में उनकी पूरी दुनिया को बख्श रहा है। लेकिन दोस्तों वजह चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म अपने बच्चे की डील के लिए मना कर देते हैं और वो गैलेक्टस से कहते हैं कि वो उन्हें अपना बच्चा कभी नहीं देंगे। लेकिन फिर ये बात सुनकर गैलेक्टस जबरदस्ती करता है और वो अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके सू स्टॉर्म को अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन फिर ये देखकर जॉनी स्टॉर्म अपनी फायर पावर्स को यूज करता है और वो पहले तो सब तरफ आग लगा देता है। देन उसके बाद जब सिल्वर सर्फर उसे रोकने आती है तब वो कुछ टाइम के लिए सिल्वर सर्फर को भी संभालता है और फिर इसीलिए टीम के सारे मेंबर्स जल्दी जल्दी करके अपने स्पेसशिप में घुसते हैं एंड स्पेसशिप को एक्टिवेट करके जल्दी से टीम के चारों मेंबर्स वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उन चारों के पीछे गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को भेजता है, जिसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि उनका स्पेसशिप लाइट की स्पीड से ट्रेवल तो कर रहा होता है, बट सिल्वर सर्फर भी उनके पीछे लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है और वो ठीक बिल्कुल उनके स्पेसशिप के पीछे ही होती है। लेकिन अब ये देखकर रीड ये समझ जाता है कि सिल्वर सर्फर ऐसे उनका पीछा नहीं छोड़ेगी और इसीलिए रीड ये प्लान करता है कि वो सिल्वर सर्फर को एक ब्लैक होल के ग्रेविटेशन में फंसाएगा। अब ऐसा करने के लिए वो बेन ग्रिम से कहता है कि वो स्पेसशिप को पास के एक ब्लैक होल के पास ले जाएं, जिसके बाद उन्हें पास में एक न्यूट्रॉन स्टार दिखता है जिसके अंदर धीरे धीरे करके ब्लैक होल क्रिएट हो रहा था और इसीलिए रीड बेन से कहता है कि वो जल्दी से स्पेसशिप को सीधा उस न्यूट्रॉन स्टार के पास ले जाए। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सिल्वर सर्फर भी उनका पीछा करती है। देन फिर बिल्कुल सही टाइम पर रीड रिचर्ड्स अपना दिमाग लगाकर अपने स्पेसशिप को वहां से बाहर निकाल लेता है, लेकिन सिल्वर सर्फर अचानक से रीड के दिमाग की बत्ती जलती है और वो टीम के मेंबर से कहता है कि हमें गैलेक्टस से दूर नहीं जाना, बल्कि गैलेक्टस को यहाँ आने देना है। ये बात सुनकर टीम मेंबर्स को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन रीड सभी को बताता है कि असल में उसके पास एक प्लान है और प्लान ये है कि अब वो दुनिया को नहीं बल्कि गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करेगा। एक्चुअली में उनके सारे टेलीपोर्टेशन के ब्रिजेस बर्बाद हो चुके हैं और अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो लोग गैलेक्टस के आने से पहले सारे ब्रिजेस को तैयार कर सकें। लेकिन उनका एक ब्रिज अभी भी सही सलामत है और इसीलिए उसका ये प्लान है कि वो गैलेक्टस को यहाँ पर आने देगा, वो गैलेक्टस को अपना बच्चा दिखाएगा ताकि गैलेक्टस यहाँ पर आए और फिर जैसे ही गैलेक्टस ब्रिज के अंदर पैर रखेगा वैसे ही वो टेलीपोर्टेशन को स्टार्ट कर देगा, जिसके बाद ही गैलेक्टस यहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी और दूसरी दुनिया में चला जाएगा और फिर उसके बाद वो लोग गैलेक्टस से हमेशा के लिए बच जाएंगे। अब टीम के सारे मेंबर्स को प्लान अच्छा लगता है और इसीलिए वो लोग मिलकर रीड के प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए उनके लिए ये भी जरूरी था कि वो शहर को खाली करवा दें, क्योंकि गैलेक्टस जब भी उनके शहर में आएगा तब पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और इसीलिए जरूरी है कि शहर के सारे लोग सही सलामत रहें। एंड इसके लिए हम ये देखते हैं कि सू स्टॉर्म सीधा मोलमैन की हेल्प लेती है और अब क्योंकि मोलमैन अंडरग्राउंड में रहता है एंड उसके पास अंडरग्राउंड की बहुत बड़ी जगह है, इसीलिए वो शहर के सारे लोगों को मोलमैन के जरिए अंडरग्राउंड में डलवा देते हैं, जिसके बाद पूरा शहर खाली होता है और फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करने के लिए भी तैयार होते हैं। अब दोस्तों अगली सुबह हम ये देखते हैं कि गैलेक्टस सीधा अर्थ पर आता है और अर्थ पर आने के बाद वो सबसे पहले स्कैन करता है और फ्रैंकलिन को ढूंढता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि फ्रैंकलिन और कहीं नहीं बल्कि ब्रिज के बीच में है और गैलेक्टस को भी जैसी फ्रैंकलिन मिलता है वैसी वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब गैलेक्टस जैसी ब्रिज के पास आता है वैसी फैंटास्टिक फोर के टीम मेंबर्स गैलेक्टस पर हमला करके उसका ध्यान भटकाते हैं और फिर इतने में जॉनी स्टॉर्म बच्चे को उठा लेता है और बच्चे की जगह पर एक
एक खाली क्रैडल को रख देता है और फिर इसके बाद टीम मेंबर्स गैलेक्टस के ब्रिज तक आने का वेट करते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि गैलेक्टस बहुत ही होशियार है, क्योंकि वो पहले ये जान जाता है कि फैंटास्टिक फोर टीम ने उसे फंसाने के लिए ट्रैप बनाया है और इसीलिए वो जल्दी से फ्रैंकलिन को स्कैन करता है। जिसके बाद वो देखता है कि फ्रैंकलिन इस टाइम पर ब्रिज के अंदर नहीं बल्कि वो बैक्स्टर बिल्डिंग में है एंड फिर इसीलिए वो वहां से सीधा बैक्स्टर बिल्डिंग की ओर जाता है ताकि वो फ्रैंकलिन को हासिल कर सके। रास्ते में टीम के सारे मेंबर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन गैलेक्टस बड़े आराम से उन सबको डिफीट कर देता है और सीधा बैक्स्टर बिल्डिंग में हाथ डाल के फ्रैंकलिन को पकड़ लेता है और फ्रैंकलिन को हासिल करने के बाद वो वहां से उसे लेकर जाने लगता है। लेकिन जैसी सू स्टॉर्म ये सब देखती है वैसे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इसीलिए वो गैलेक्टस के ऊपर अपनी फोर्स फील्ड की पावर्स यूज करती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सू स्टॉर्म अपनी पावर से गैलेक्टस को उसी की जगह पर रोक देती है और फिर वो गैलेक्टस को धीरे धीरे खींचते हुए सीधा ब्रिज के अंदर ले आती है। जिसके बाद रीड रिचर्ड्स जल्दी से देखता है और वो पहले तो टेलीपोर्टेशन डिवाइस को एक्टिवेट करता है और फिर जल्दी से गैलेक्टस के हाथों से अपने बेटे को छुड़ा लेता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि गैलेक्टस एक पोर्टल के जरिए वहां से टेलीपोर्ट होने लगता है और यहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी और दुनिया में जाने लगता है। लेकिन दोस्तों ये जो टेलीपोर्टेशन का पोर्टल है वो पूरे 37 सेकंड्स तक खुला रहता है और इसीलिए इतनी देर खुली रहने की वजह से गैलेक्टस पोर्टल से वापस बाहर आने लगता है। लेकिन इस बार टीम मेंबर्स को ये समझ नहीं आता कि अब आखिरकार वो लोग गैलेक्टस को वापस कैसे धकेलें। लेकिन फिर इतने में हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर सिल्वर सर्फर है, तो वो सीन भी एक बहुत ही बड़े सरप्राइज से भरा हुआ है। सो इसीलिए आपसे कुछ भी मिस ना हो उसके लिए आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर ही मैं फैंटास्टिक फोर मूवी की पूरी स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सब भी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो दोस्तों इसी बात पे जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर फैंटास्टिक फोर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप भी इस मूवी की स्टोरी के लिए एक्साइटेड हैं। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फैंटास्टिक फोर मूवी की स्टार्टिंग होती है मार्वल मल्टीवर्स की एक दूसरी दुनिया से, जिसका नाम है अर्थ 828। और ये जो अर्थ 828 है इस पर ना तो एवेंजर्स है, ना ही एक्समैन और ना ही इनह्यूमंस। अगर इस दुनिया में कोई है तो वह है फैंटास्टिक फोर, यानी कि फैंटास्टिक फोर की टीम इस पूरी दुनिया की अकेली सुपर हीरो टीम है। इसके साथ ही इस दुनिया का जो टाइमलाइन है वो साल 1960s के टाइम का है। अब मूवी के स्टार्ट होते ही हम अर्थ 828 के अंदर फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग को देखते हैं, जिसका नाम है बैक्स्टर बिल्डिंग और ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में है। और बैक्स्टर बिल्डिंग नाम की एक सिंगल बिल्डिंग फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स का घर भी है, उनका बेस भी है और तो और यही बिल्डिंग रीड रिचर्ड्स की लेबोरेटरी भी है। अब इसी बिल्डिंग के अंदर हम सबसे पहले फैंटास्टिक फोर टीम से रीड रिचर्ड्स एंड उसकी वाइफ सू स्टॉर्म को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि रीड रिचर्ड्स इस टाइम पर काफी नर्वस होता है और वो इसीलिए क्योंकि उसकी वाइफ यानी कि सू स्टॉर्म इस टाइम पर अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट कर रही होती है। लेकिन फिर अगले पल सू स्टॉर्म सीधा रीड के पास आती है एंड वो उसे बताती है कि उसकी प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब ये बात जानकर रीड रिचर्ड्स काफी खुश होता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म इस बात को जानकर इतने ज्यादा खुश भी इसीलिए क्योंकि उन दोनों के मैरिज को काफी साल हो चुके थे, लेकिन आज तक उनका कोई भी बेबी नहीं हुआ था। बट आज इतने सालों बाद बेबी की खबर सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा एक शो को देखते हैं, एक ऐसा शो जो कि रखा गया था फैंटास्टिक फोर के ऊपर और इसीलिए यहाँ पर फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को इन्वाइट किया गया था, इसीलिए टीम के चारों मेंबर्स इस शो में आते हैं। अब बेसिकली शो के अंदर फैंटास्टिक फोर के चारों मेंबर्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है और इसी दौरान टीम के इन चारों मेंबर्स के बारे में काफी सारी बातें बताई जाती है और फिर इसीलिए यहीं पर बताई गई बातों के जरिए हमें फैंटास्टिक फोर की स्टोरी पता लगती है। हम ये जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को उनकी पावर्स मिले 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत हुई थी आज से 4 साल पहले एक स्पेस मिशन पर जाने से। हम ये जानते हैं कि रीड रिचर्ड्स, उनकी वाइफ सू स्टॉर्म का भाई जॉनी स्टॉर्म और इन तीनों का फ्रेंड बेन ग्रिम ये चारों के चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं और इन चारों एस्ट्रोनॉट्स में से भी जो रीड रिचर्ड्स हैं वो इस पर वापस आने के बाद वो चारों के चारों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और इन पावर्स को दुनिया के भलाई के काम में लगाते हैं। साथ ही साथ वो चारों नए सुपर हीरो नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि रीड रिचर्ड्स का नाम पड़ता है मिस्टर फैंटास्टिक, सू स्टॉर्म का नाम पड़ता है इनविजिबल वुमेन, जॉनी स्टॉर्म का नाम पड़ता है ह्यूमन टॉर्च और आखिर में बेन ग्रिम का नाम पड़ता है द थिंग। और ये चारों मिलकर अपनी टीम फॉर्म करते हैं, जिस टीम का नाम वो रखते हैं फैंटास्टिक फोर। और फिर उस दिन से लेकर आज तक फैंटास्टिक फोर की टीम ने पूरी दुनिया की हिफाजत की है और दुनिया पर आने वाले सारे बड़े छोटे खतरों से दुनिया को बचाया है। अब इसी कहानी के अंदर हम फैंटास्टिक फोर के कई सारे कारनामे भी सुनते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम मोलमैन के बारे में जानते हैं, जो मोलमैन मार्वल कॉमिक्स के अंदर फैंटास्टिक फोर का पहला विलन होता है और मूवी के अंदर भी हमें पता लगता है कि मोलमैन के अटैक के बाद फैंटास्टिक फोर की टीम ने उसे भी डिफीट किया था और उसके बाद जब रेड घोस्ट ने अपने सुपर एप्स के साथ मिलकर दुनिया पर हमला किया तब उस टाइम पर भी फैंटास्टिक फोर टीम ने उन्हें भी डिफीट कर दिया। एंड दोस्तों ये रेड घोस्ट और उसके सुपर एप्स भी मार्वल कॉमिक्स के विलन्स हैं। इन्हीं सब के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि रीड रिचर्ड्स बहुत ज्यादा स्मार्ट है और इसीलिए इस दुनिया के रीड ने मल्टीवर्स को डिस्कवर कर रखा है। वो अपने यूनिवर्स के अलावा डिफरेंट यूनिवर्सेस के बारे में जानता है और तो और इस रीड रिचर्ड्स को पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में भी पता है। इनके अलावा फैंटास्टिक फोर टीम का पूरी दुनिया पर इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन के काउंसिल्स में भी बुलाया जाता है और वहाँ पर उनकी कही गई बात को पूरी दुनिया सुनती है। हालांकि दोस्तों जब हम सारी कंट्रीज की मीटिंग को देखते हैं तब वहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि वहाँ पर लैटवेरिया का भी नाम होता है और जो भी लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि लैटवेरिया
बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम की कंट्री है, यानी कि वही कंट्री जिस पर रोल करता है डॉक्टर डूम। और इसीलिए यहाँ पर लेटवेरिया का नाम देखकर ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस दुनिया के अंदर यानी कि अर्थ 828 के अंदर लेटवेरिया कंट्री भी है और उस कंट्री पर रूल करने वाला डॉक्टर डूम भी है। लेकिन अब इन सारी चीजों के बाद स्टोरी एंड होती है और स्टोरी के एंड होने के साथ ये शो भी खत्म होता है, जिसके बाद शो खत्म होते ही फैंटास्टिक फोर की टीम वापस अपने घर आ जाती है। घर वापस आने के बाद ये चारों के चारों डिनर करने के लिए बैठते हैं। लेकिन फिर इसी टाइम पर रीड और सू स्टॉर्म जॉनी और बेन को ये बताते हैं कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी कि बहुत ही कम टाइम के अंदर अब इस दुनिया में उनका बेबी आने वाला है। और अब इसीलिए इस बात को सुनकर जॉनी और बेन भी बहुत खुश होते हैं एंड वो चारों मिलकर इस रात को सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे सीधा रीड रिचर्ड्स को देखते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि इस दुनिया का रीड भी टेलीपोर्टेशन पर काम कर रहा है और उसने लगभग टेलीपोर्टेशन को अचीव कर ही लिया है। अब यहाँ रीड की हेल्प के लिए जॉनी भी आता है, जिसके बाद रीड जल्दी से अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करता है, जहाँ पर वो एक अंडे को टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। और इस टाइम पर रीड का टेलीपोर्टेशन सक्सेसफुल होता है और वो एक अंडे को टेलीपोर्ट करके सीधा 6 फुट दूर भेज देता है। लेकिन ऐसा होने के ठीक बाद ही पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, जिसके बाद रीड रिचर्ड्स को ये समझ आ जाता है कि वो अपना टेलीपोर्टेशन पूरा कर तो सकता है, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक छोटे से अंडे को टेलीपोर्ट करने में एक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई और इसीलिए अगर एक पूरे इंसान को टेलीपोर्ट करना हुआ तो फिर इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा मात्रा में लगेगी। लेकिन अब दोस्तों इन सब के बाद काफी टाइम बीत जाता है, दुनिया में हर तरफ शांति होती है और फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स भी अपनी लाइफ काफी अच्छे से जीते हैं। साथ ही साथ सू स्टॉर्म की प्रेगनेंसी में भी उसकी डिलीवरी का टाइम काफी करीब आ जाता है और इसीलिए फैमिली मेंबर इस बात को लेकर खुश होते हैं कि अब कुछ ही दिनों में सू स्टॉर्म की डिलीवरी होने वाली है। लेकिन दोस्तों जब सब कुछ ठीक होता है तभी एक रात को अचानक से आसमान की तरफ से दुनिया में एक चीज तेजी से आने लगती है और इसीलिए जमीन पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब उस चीज को देखने लगते हैं। और रही बात फैंटास्टिक गैलेक्टस का फर्स्ट लुक देखते हैं और इससे हमें पता लगता है कि गैलेक्टस कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर से मिलता है एंड वो सबको अपने बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि आज से अरबों साल पहले वो भी उनकी तरह ही था, लेकिन फिर अचानक से उसके साथ भी एक हादसा हुआ, जिसके बाद शुरुआत हुई उसकी कभी ना मिटने वाली भूख। और अब इसीलिए इस भूख को शांत करने के लिए उसे प्लैनेट्स को निकलना पड़ता है, लेकिन तब भी उसकी भूख हमेशा के लिए कभी शांत नहीं होती है। लेकिन फिर इसके बाद गैलेक्टस टीम के मेंबर से पूछता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। जो बात सुनकर रीड रिचर्ड्स गैलेक्टस से कहता है कि आने वाले कुछ टाइम में गैलेक्टस उनके प्लेनेट को निगलने वाला है और इसीलिए वो लोग यहाँ पर अपने प्लेनेट को बचाने आए हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर गैलेक्टस उससे कहता है कि तुम चाह कर भी अपने प्लेनेट को मुझसे नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर अपने प्लेनेट को बचाने की पावर्स नहीं है। लेकिन हाँ, ये पावर्स तुम्हारे बच्चे में है, वो बच्चा जो तुम्हारी वाइफ के पेट में पल रहा है। असल में वो बच्चा तुम सबसे अलग है, वो बच्चा पावरफुल है, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन इसके साथ ही वो भूखा भी है, बिल्कुल मेरी तरह। और इसलिए तुम्हारे बच्चे के अंदर वो काबिलियत है कि वो मेरा वारिस बन सकता है, वो बैठ सकता है मेरे तख्त पर। और साथ ही साथ तुम्हारे बच्चे में वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों का इस्तेमाल करके वो मेरी इस भूख को हमेशा के लिए शांत कर सकता है और मुझे छुटकारा दिला सकता है इस कभी ना शांत होने वाली भूख से। और फिर इन सब के बाद गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर से कहता है कि मैं तुम चारों से एक सौदा करना चाहता हूँ। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे प्लेनेट को ना खाऊं, तो मैं तुम्हारे प्लेनेट को नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ, उसके बदले में तुम्हें अपना बच्चा मुझे देना होगा। ये बात सुनकर फैंटास्टिक फोर टीम के चारों मेंबर शॉक रह जाते हैं और उन चारों को ये बात तो समझ ही नहीं आती कि आखिरकार उनके बच्चे में ऐसा खास क्या है और आखिरकार क्यों गैलेक्टस उनके बच्चे के बदले में उनकी पूरी दुनिया को बख्श रहा है। लेकिन दोस्तों वजह चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म अपने बच्चे की डील के लिए मना कर देते हैं और वो गैलेक्टस से कहते हैं कि वो उन्हें अपना बच्चा कभी नहीं देंगे। लेकिन फिर ये बात सुनकर गैलेक्टस जबरदस्ती करता है और वो अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके सू स्टॉर्म को अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन फिर ये देखकर जॉनी स्टॉर्म अपनी फायर पावर्स को यूज करता है और वो पहले तो सब तरफ आग लगा देता है, देन उसके बाद जब सिल्वर सर्फर उसे रोकने आती है तब वो कुछ टाइम के लिए सिल्वर सर्फर को भी संभालता है। और फिर इसीलिए टीम के सारे मेंबर्स जल्दी जल्दी करके अपने स्पेसशिप में घुसते हैं एंड स्पेसशिप को एक्टिवेट करके जल्दी से टीम के चारों मेंबर्स वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उन चारों के पीछे गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को भेजता है, जिसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि उनका स्पेसशिप लाइट की स्पीड से ट्रेवल तो कर रहा होता है, बट सिल्वर सर्फर भी उनके पीछे लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है और वो ठीक बिल्कुल उनके स्पेसशिप के पीछे ही होती है। लेकिन अब ये देखकर रीड ये समझ जाता है कि सिल्वर सर्फर ऐसे उनका पीछा नहीं छोड़ेगी और इसीलिए रीड ये प्लान करता है कि वो सिल्वर सर्फर को एक ब्लैक होल के ग्रेविटेशन में फंसाएगा। अब ऐसा करने के लिए वो बेन ग्रिम से कहता है कि वो स्पेसशिप को पास के एक ब्लैक होल के पास ले जाएं, जिसके बाद उन्हें पास में एक न्यूट्रॉन स्टार दिखता है जिसके अंदर धीरे धीरे करके ब्लैक होल क्रिएट हो रहा था और इसीलिए रीड बेन से कहता है कि वो जल्दी से स्पेसशिप को सीधा उस न्यूट्रॉन स्टार के पास ले जाए। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सिल्वर सर्फर भी उनका पीछा करती है। देन फिर बिल्कुल सही टाइम पर रीड रिचर्ड्स अपना दिमाग लगाकर अपने स्पेसशिप को वहां से बाहर निकाल लेता है। लेकिन सिल्वर सर्फर से कहता है कि अब उसे हर हाल में उसका बच्चा चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के अंदर असीम शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है और इसीलिए वही बच्चा मुझे मेरी भूख से मुक्ति दिला सकता है। अब दोस्तों इसके बाद ही गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर दोनों मिलकर अर्थ की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद इधर रीड रिचर्ड्स भी ये बात जान जाता है कि गैलेक्टस ने धीरे धीरे करके उनके प्लेनेट की तरफ आना स्टार्ट कर दिया है और अब इसीलिए अपनी दुनिया को बचाने के लिए शायद से अब उनके पास कुछ दिन का ही टाइम रह गया है। हालांकि इसी टाइम पर हम दुनिया में ये भी देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर को लेकर दुनिया और ज्यादा भड़कने लगती है। लोग टीवी चैनल्स पर उन्हें उल्टा कहते हैं, सड़कों पर उन्हें उल्टा कहते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी तो उनकी बिल्डिंग के बाहर भी खड़े हो जाते हैं और सबका रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर टीम से यही कहना होता है कि वो लोग अपना बच्चा गैलेक्टस को दे दें
और हमें बचा लें। लेकिन दोस्तों इस बढ़ते गुस्से को देखकर सू स्टॉर्म से रहा नहीं जाता और इसीलिए वो अपने बच्चे फ्रैंकलिन को लेकर सीधा बिल्डिंग के नीचे आती है और सारे प्रदर्शनकारियों के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद सू स्टॉर्म के ऊपर सारे न्यूज चैनल्स वाले लाइव हो जाते हैं और फिर इसीलिए सू स्टॉर्म की इस फुटेज को पूरी दुनिया देखती है। अब यहाँ पर सू स्टॉर्म पूरी दुनिया से कहती है कि ये बच्चा मेरा बेटा है, मेरी फैमिली है और इसीलिए किसी भी हाल में मैं इसे दांव पर नहीं लगाऊंगी और इस दुनिया को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, इस बात के साथ साथ ये बात भी सच है कि मेरी और मेरी पूरी टीम के लिए आप सब हमारी फैमिली है और हम लोग पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं और इसीलिए चाहे जो भी हो जाए मैं आप लोगों की भी कुर्बानी बिल्कुल नहीं देने वाली। इसीलिए आप सब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए क्योंकि हम लोग मिलकर न सिर्फ मेरे बेटे को बचाएंगे बल्कि आप सबको भी बचाएंगे और फिर हम सब लोग मिलकर उस दुश्मन को हराएंगे जिसका नाम है गैलेक्टस और इस लड़ाई को हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे एक फैमिली की तरह। और दोस्तों हम ये देखते हैं कि सू स्टॉर्म की इन सारी बातों को सुनकर दुनिया वाले बिलीव करते हैं एंड उन सबके मन से गुस्सा हट जाता है और वो लोग फैंटास्टिक फोर टीम को सपोर्ट करने लगते हैं। इन सब के बाद ही दोस्तों रीड रिचर्ड्स को ये आइडिया आता है कि उसने अंडे को टेलीपोर्ट करके टेलीपोर्टेशन को सक्सेसफुल कर लिया था और इसीलिए क्यों ना वो अपनी पूरी दुनिया को टेलीपोर्ट कर दे और इस पूरे अर्थ को टेलीपोर्ट करके किसी और दूसरे ऐसे यूनिवर्स में डाल दे जहाँ पर उनकी ये दुनिया सर्वाइव कर सके। और फिर अगर उसने ऐसा कर लिया तो फिर वो लोग गैलेक्टस से बच जाएंगे। अब रीड की बात सुनकर टीम के सारे मेंबर्स उसका सपोर्ट करते हैं और वो लोग उसके प्लान में हाँ बोलते हैं। लेकिन दोस्तों रीड रिचर्ड्स के प्लान को पूरा करने का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि इस टेलीपोर्टेशन को करने के लिए उन्हें बहुत सारी बिजली चाहिए। आप सबको याद होगा कि एक अंडे को टेलीपोर्ट करने में एक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई थी और इसीलिए अब अगर बात है एक पूरे प्लेनेट को टेलीपोर्ट करने की तो फिर उसके लिए तो पूरी दुनिया की काफी दिनों तक की बिजली लगेगी। इसके साथ ही इस टेलीपोर्टेशन को पूरा करने के लिए उन्हें दुनिया भर में बहुत सारे ब्रिजेस भी बनाने होंगे। ये ब्रिजेस बेसिकली टेलीपोर्टेशन के ब्रिजेस होंगे जो कि आपस में कनेक्ट होकर काम करेंगे और इन सब की मदद से अर्थ को टेलीपोर्ट किया जाएगा। और फिर इसके बाद ही फैंटास्टिक फोर की टीम पूरी दुनिया के सामने से रीड के दिमाग की बत्ती जलती है और वो टीम के मेंबर से कहता है कि हमें गैलेक्टस से दूर नहीं जाना बल्कि गैलेक्टस को यहाँ आने देना है। ये बात सुनकर टीम मेंबर्स को कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन रीड सभी को बताता है कि असल में उसके पास एक प्लान है और प्लान ये है कि अब वो दुनिया को नहीं बल्कि गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करेगा। एक्चुअली में उनके सारे टेलीपोर्टेशन के ब्रिजेस बर्बाद हो चुके हैं और अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो लोग गैलेक्टस के आने से पहले सारे ब्रिजेस को तैयार कर सकें। लेकिन उनका एक ब्रिज अभी भी सही सलामत है और इसीलिए उसका ये प्लान है कि वो गैलेक्टस को यहाँ पर आने देगा। वो गैलेक्टस को अपना बच्चा दिखाएगा ताकि गैलेक्टस यहाँ पर आए और फिर जैसे ही गैलेक्टस ब्रिज के अंदर पैर रखेगा वैसे ही वो टेलीपोर्टेशन को स्टार्ट कर देगा जिसके बाद ही गैलेक्टस यहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी और दूसरी दुनिया में चला जाएगा और फिर उसके बाद वो लोग गैलेक्टस से हमेशा के लिए बच जाएंगे। अब टीम के सारे मेंबर्स को प्लान अच्छा लगता है और इसीलिए वो लोग मिलकर रीड के प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए उनके लिए ये भी जरूरी था कि वो शहर को खाली करवा दें क्योंकि गैलेक्टस जब भी उनके शहर में आएगा तब पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और इसीलिए जरूरी है कि शहर के सारे लोग सही सलामत रहें। एंड इसके लिए हम ये देखते हैं कि सू स्टॉर्म सीधा मोलमैन की हेल्प लेती है और अब क्योंकि मोलमैन अंडरग्राउंड में रहता है एंड उसके पास अंडरग्राउंड की बहुत बड़ी जगह है इसीलिए वो शहर के सारे लोगों को मोलमैन के जरिए अंडरग्राउंड में डलवा देते हैं जिसके बाद पूरा शहर खाली होता है और फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करने के लिए भी तैयार होते हैं। अब दोस्तों अगली सुबह हम ये देखते हैं कि गैलेक्टस सीधा अर्थ पर आता है और अर्थ पर आने के बाद वो सबसे पहले स्कैन करता है और फ्रैंकलिन को ढूंढता है जिसके बाद हम ये देखते हैं कि फ्रैंकलिन और कहीं नहीं बल्कि ब्रिज के बीच में है और गैलेक्टस को भी जैसे फ्रैंकलिन मिलता है वैसे वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब गैलेक्टस जैसे ब्रिज के पास आता है वैसे फैंटास्टिक फोर के टीम मेंबर्स गैलेक्टस पर हमला करके उसका ध्यान भटकाते हैं और फिर इतने में जॉनी स्टॉर्म बच्चे को उठा लेता है और बच्चे की जगह पर एक खाली क्रैडल को रख देता है और फिर इसके बाद टीम मेंबर्स गैलेक्टस के ब्रिज तक आने का वेट करते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि गैलेक्टस बहुत ही होशियार है क्योंकि वो पहले ये जान जाता है कि फैंटास्टिक फोर टीम ने उसे फंसाने के लिए ट्रैप बनाया है और इसीलिए वो जल्दी से फ्रैंकलिन को स्कैन करता है जिसके बाद वो देखता है कि फ्रैंकलिन इस टाइम पर ब्रिज के अंदर नहीं बल्कि वो बैक्स्टर बिल्डिंग में है एंड फिर इसीलिए वो वहां से सीधा बैक्स्टर बिल्डिंग की ओर जाता है ताकि वो फ्रैंकलिन को हासिल कर सके। रास्ते में टीम के सारे मेंबर्स उस पर अटैक करते हैं लेकिन गैलेक्टस बड़े आराम से उन सबको डिफीट कर देता है और सीधा बैक्स्टर बिल्डिंग में हाथ डाल के फ्रैंकलिन को पकड़ लेता है और फ्रैंकलिन को हासिल करने के बाद वो वहां से उसे लेकर जाने लगता है। लेकिन जैसी सू स्टॉर्म ये सब देखती है वैसे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इसीलिए वो गैलेक्टस के ऊपर अपनी फोर्स फील्ड की पावर्स यूज करती है जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सू स्टॉर्म अपनी पावर से गैलेक्टस को उसी की जगह पर रोक देती है और फिर वो गैलेक्टस को धीरे धीरे खींचते हुए सीधा ब्रिज के अंदर ले आती है। जिसके बाद रीड रिचर्ड्स जल्दी से देखता है और वो पहले तो टेलीपोर्टेशन डिवाइस को एक्टिवेट करता है और फिर जल्दी से गैलेक्टस के हाथों से अपने बेटे को छुड़ा लेता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि गैलेक्टस एक पोर्टल के जरिए वहां से टेलीपोर्ट होने लगता है और यहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी और दुनिया में जाने लगता है। लेकिन दोस्तों ये जो टेलीपोर्टेशन का पोर्टल है वो पूरे 37 सेकंड्स तक खुला रहता है और इसीलिए इतनी देर खुली रहने की वजह से गैलेक्टस पोर्टल से वापस बाहर आने लगता है। लेकिन इस बार टीम मेंबर्स को ये समझ नहीं आता कि अब आखिरकार वो लोग गैलेक्टस को वापस कैसे धकेलें। लेकिन फिर इतने में हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर सिल्वर स्टॉर्म को देखते हैं जो कि इस टाइम पर फ्रैंकलिन के साथ होती है और इस टाइम पर फ्रैंकलिन भी काफी बड़ा हो चुका होता है और वो अपनी मदर के साथ बुक स्टडी कर रहा होता है। लेकिन फिर यहीं पर ही सू स्टॉर्म फ्रैंकलिन के पढ़ने के लिए एक दूसरी बुक लेने जाती है पर जैसी वो अपनी दूसरी बुक लेकर वापस आती है वैसी वो देखती है कि उसके बच्चे फ्रैंकलिन के साथ एक दूसरा आदमी बैठा है। हालांकि सू स्टॉर्म को इसका चेहरा तो नहीं दिखता लेकिन वो पीछे से देखती है कि उस आदमी ने ग्रीन कलर की हुड पहनी है और उसके हाथों में एक लोहे का मास्क है और दोस्तों ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें इस डॉक्टर डूम का चेहरा नहीं दिखाया जाता बट एज वी ऑल नो ये डॉक्टर डूम रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम है जो कि अब इस मूवी के बाद हमें दिखेगा सीधा एवेंजर्स डूम्सडे
के अंदर। बट दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी वीडियो फैंटास्टिक फोर मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको ये वीडियो और मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।